हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सर जो करवा रहे हैं 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। 12 तक प्रैक्टिस सेट ना करवा चुके हैं। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर नहीं देखें आप लोग जाके देख लीजिएगा। 1 से लेकर 12 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। आज टेस्ट नंबर 13 देखेंगे। इसका टेस्ट हुआ था 17/7/2024 को टेस्ट हुआ था। इसका टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले। ये प्रैक्टिस सेट ना सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जितने भी एग्जाम होने वाला है ना, सभी में बहुत महत्वपूर्ण होगा ये सेट। तो हर सेट को अच्छे से बारीकी से देखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा तभी आपको याद होगा क्वेश्चन, और पूरा क्लास देखिएगा, पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो ये बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है टेस्ट नंबर 13 का। टेस्ट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, किसने कहा था, बताइए। कह रहा है किसने कहा था भारत एक अर्धसंरचनात्मक राज्य है, बताइए क्या होगा। कह रहा है किसने कहा था भारत एक अर्धसंरचनात्मक राज्य है, क्या होगा बताइए, आंसर बताइए क्या होगा। आप लोग कमेंट में आंसर देते रह जाइए। पहला का डी नंबर एक का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, आंसर बोलना है, ठीक है ना। केसी वियर ने किया था। कौन, केसी वियर ने। तो कह रहा है कि किसने कहा था भारत एक अर्धसंरचनात्मक राज्य है, तो केसी वियर ने कहा था। एक बार जो है ना, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा। एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करेंगे, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, बशर्ते देखिएगा तभी याद होगा। तो कह रहा है किसने कहा था भारत एक अर्धसंरचनात्मक राज्य है, तो केसी वियर ने कहा था। किसने कहा था, केसी वियर ने कहा था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप क्लास के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल लिंक डला हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा सेट मिल जाएगा। 12 सेट पहले का डला हुआ जो है वो मिल जाएगा, और जो पढ़ रहे हैं अभी क्लास कर रहे हैं इसका भी प्रैक्टिस सेट हम वहाँ पे डाल देंगे। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, बताइए क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी होगा। क्या होगा, एकल कार्यपालिका। क्या है, एकल कार्यपालिका। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, तो एकल कार्यपालिका है। क्या है, एकल कार्यपालिका है। इसमें क्या कर रहा है ना, मिलान करना। इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है और प्रावधान दिया। कौन सा अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में दिया हुआ, बताइएगा। तो अनुच्छेद 61 में क्या है, बताइए। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। हाँ, अनुच्छेद 61 में क्या है, सबको पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग बोलेगा तो अनुच्छेद कितना, 61 में। अनुच्छेद 67 के ख में क्या है, बताइए। 67 के ख में बोलेगा तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति को हटाना होता है। हाँ, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना रहेगा तो कौन सा अनुच्छेद है, 67 का ख है, ठीक है। अनुच्छेद 94 में क्या है, बताइए। अनुच्छेद 94 बोलेगा तो स्पीकर को हटाना। स्पीकर को हटाना। अगर स्पीकर को हटाना बोलेगा तो अनुच्छेद 94। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना बोलेगा तो 67 के ख। और राष्ट्रपति पर महाभियोग बोलेगा तो अनुच्छेद 61, ठीक है। महाभियोग मतलब हटाना ही होता है। और अगर यहाँ पे अनुच्छेद 90 में तो क्या होगा, तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना, याद रखिएगा सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर राज्यसभा के उपसभापति को हटाना रहेगा तो अनुच्छेद 90 होगा। अगर राष्ट्रपति को हटाना रहेगा तो अनुच्छेद 61 होगा। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना रहेगा तो अनुच्छेद 67 के ख होगा। और स्पीकर को हटाना रहेगा तो अनुच्छेद 94 होगा। ये सभी आर्टिकल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बताइए क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 का। तो 4 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, 1 और 3 क्या है, तो सही। 1 और 3 हाँ तो सही है। क्षेत्र का मुख्यमंत्री। हाँ, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री जो है ना, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है ना, इसका नियुक्ति कौन करते हैं, बताइए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है ना प्रधानमंत्री करते हैं। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे जल्दी क्योंकि 100 क्वेश्चन खत्म करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, बताइए कौन सा है। तो 5 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, मुक्त कानूनी सलाह। क्या है, मुक्त कानूनी सलाह। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया है, तो मुक्त कानूनी सलाह, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण सम्मिष्ट है, क्या होगा।
तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। तो कह रहा है निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समानता का अधिकार है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है यूएसए के संसद को क्या कहा जाता है? बताइए यूएसए के संसद को क्या कहते हैं? बताइए। कांग्रेस। क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी, कांग्रेस कहते हैं। यूएसए के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान, क्या बोलिए? इजराइल के रहेगा ना तो सीनेट हो जाएगा, और जापान का डाइट। हाँ, संसद रहेगा तो भारत के। हाँ, तो कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? 1992 में। क्या? 1992 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में शामिल इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है? बताइए। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? फेडरल न्यायालय की स्थापना ये नहीं है, लेकिन विशेषता क्या क्या है? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधानी शक्ति का हस्तांतरण ये भी है। और केंद्र में दूरसनात्मक विधायिका की स्थापना ये भी है। तो डी नंबर जो था ना, नहीं था। आइए क्वेश्चन आइए 10 पे, इसको कह रहा है कि सुमिलित कीजिए। इसमें मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 दिया, सूची 2 दिया। बताइएगा कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया? बताइए, विधि का शासन बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन कहाँ से? कनाडा से। विधि का शासन बोलेगा तो इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ? ब्रिटेन से। बस से विधि, बस से ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया। इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, और विधि द्वारा सभी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया जापान से लिया गया। कहाँ? जापान से लिया गया है। जापान से। अगर विधि का शासन बोलेगा तो ब्रिटेन से मतलब इंग्लैंड से लिया गया। विधि द्वारा सभी प्रक्रिया बोलेगा तो जापान से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति के विचारार्थों राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना एक कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया। तो याद रखिएगा, विधि का शासन तो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा सभी प्रक्रिया बोलेगा तो जापान से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये लिया गया कनाडा से लिया गया। ठीक है, कनाडा से। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति कितने सदस्य होते हैं? बताइए, कितने सदस्य होते हैं उसमें? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 होता है। कितना होता है? 15। तो कह रहा है कि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होता है। कितना होता है? 15। आगे क्वेश्चन 12 कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट के अनुसार मतदान की उम्र का निर्धारण था, कितना वर्ष था? बताइए। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष था। कितना था? 21 वर्ष। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार मतदान की उम्र का निर्धारण कितना था? 21 वर्ष था। आगे इसमें मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें सरला देवी का जो है ना, क्या था? सरला देवी क्या थे? बताइए। सरला देवी का हो जाएगा उच्च जाति हिंदू महिला थी। क्या थी? सरला देवी उच्च जाति। सर ये इसका जो होगा ना, सॉरी 13 का जो आंसर होगा ना, 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरला देवी का बोलेगा तो क्या होगा? जीवनेर झरा पाता। क्या? जीवनेर झरा पता होगा। ठीक है, और पंडित रमाबाई बोलेगा तो क्या होगा? इसका हो जाएगा उच्च जाति की हिंदू महिला थी। और रामेश्वरी नेहरू बोलेगा तो क्या हो जाएगा इनका? तो स्त्री दर्पण। क्या? स्त्री दर्पण। और हुकुमो देवी का बोलेगा तो कन्या हितकारिणी सभा हो जाएगा। ठीक है, तो सरला देवी बोलेगा तो जीवनेर झारा पता। पंडित रमाबाई उच्च जाति की हिंदू महिला, पंडित रमाबाई स्त्री, पंडित रमाबाई बोलेगा तो क्या हो जाएगा? उच्च जाति की हिंदू महिला। और रामेश्वरी नेहरू बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो स्त्री दर्पण। और हुकुमो देवी बोलेगा तो कन्या हितकारिणी सभा हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन 14 पे करा एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है? बताइए, एस्ट्रोलोब जो है किस प्रकार का यंत्र है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश बताने वाला है। क्या? अक्षांश बतलाने वाला है। तो कह रहा है एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है? तो अक्षांश बतलाने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए, मेजनी का जो संबंध था ना, किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। कार्बोनरी संगठन, कार्बोनरी से जो है ना मेजनी का संबंध था। आगे कह रहा है 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? बताइए क्या होगा? जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र के समर्थकों को। तो कह रहा है कि जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया है? तो गणतंत्र के समर्थकों को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है थ्रेसिंग, कह रहा है कि थ्रेसिंग पृथक्करण की एक विधि है। थ्रेसिंग क्या है ना, एक पृथक्करण की एक विधि है जिसका उपयोग निम्न में से किसको अलग करने के लिए किया जाता है? बताइए। तो इसको अलग करने जो है ना, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, सभी को अलग करने के लिए, चावल को
गेहूं को सरसों। तो कह रहा है थ्रेसिंग पृथक्करण की एक विधि है जिसका उपयोग निम्न में से किसको अलग करने में किया जाता है? चावल, गेहूं और सरसों। नेक्स्ट कह रहा है कि रेशम तंतु रेशम कीट, कह रहा है रेशमी तंतु रेशम कीट किसमें प्राप्त किया जाता है? बताइए। कह रहा है कि रेशमी तंतु लार्वा। रेशम कीट किससे प्राप्त किया जाता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोकून से। किससे होता है? कोकून से प्राप्त होता है। किससे होता है? कोकून से। ठीक है, तो कह रहा है रेशमी तंतु रेशम कीट किससे प्राप्त होता है? तो कोकून से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश, भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में चांगपा जनजाति निवास करती है? बताइए कहाँ निवास करती है? तो ये निवास करती है लद्दाख में। कहाँ होगा? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य या यूटी में चांगपा जनजाति निवास करती है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट देखिए, इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांत सम्मिलित करिए। इसमें मिलाना है, सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 दिया हुआ है। इसका ब्रह्मांड की उत्पत्ति दिया हुआ है और सिद्धांत के प्रतिपादक कौन किए थे। तो बताइएगा इसका जो है ना बृहद विस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा जॉर्ज लेमेंथियर दिया था। कौन दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर दिया था। 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज लेमेंथियर दिया था। बृहद विस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। और दोलन सिद्धांत किसने दिया था? दोलन सिद्धांत बोलेगा तो दोलन दिया था थॉमस गोल्ड दिया था। कौन दिया? थॉमस गोल्ड दिया था। थॉमस गोल्ड। दोलन सिद्धांत का थॉमस गोल्ड दिया था। और सतत सृष्टि सिद्धांत बोलेगा किसने दिया था? तो ये दिया था एलन संडेजा दिया था। कौन दिया? एलन संडेजा दिया था। एलन संडेजा। और सोलर निब्यूला सिद्धांत बोलेगा तो जीपी कूपियर ने दिया था। कौन? जीपी कूपियर। तो याद रखिए, बृहद विस्फोटक सिद्धांत बोलेगा जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। दोलन सिद्धांत बोलेगा थॉमस गोल्ड दिया था। और सतत सृष्टि सिद्धांत बोलेगा तो एलन संडेजा दिया है। और सोलर निब्यूला सिद्धांत बोलेगा तो जीपी कूपियर दिया है। जीपी कूपियर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई है? बताइए मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 21 का सी होगा, फिरका। क्या है? फिरका। तो कह रहा है मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुआ? तो फिरका में हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? तो 22 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, रजाओं की घाटी इटली में अवस्थित है। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? गलत है। रजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? बताइए, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। बताइए रजाओं की घाटी बोलेगा तो कहाँ स्थित है? यहाँ पे ना मिस्र होगा। ठीक है, रजाओं की घाटी बोलेगा तो इटली में नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? मिस्र होगा। क्या होगा? मिस्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे मिस्र याद रखिएगा। यहाँ पे मिस्र में स्थित रजाओं की घाटी। यहाँ पे और सही क्या है? तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। बिल्कुल सही है। और थार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बिल्कुल सही है। थार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बिल्कुल सही है। और दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तो याद रखिएगा, रजाओं की घाटी बोलेगा तो कहाँ होगा? मिस्र होगा, ना कि इटली होगा। इसलिए यह गलत था, सी नंबर। और पंजशीर घाटी बोलेगा अफगानिस्तान में स्थित है। बिल्कुल सही है। और थार दक्षिण एशिया का बोलेगा सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार जो है ना, पूछेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। और दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में स्थित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? बताइए क्या होगा? तेईस का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, किसको कहते हैं? लोहा कहते हैं। किसको कहते हैं? लोहा को। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? बताइए। पुस्तक बहुरूपी गांधी बोलेगा तो 24 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अनुबंधोपाध्याय। क्या है? अनुबंधोपाध्याय। पुस्तक जो है ना बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? तो अनुबंधोपाध्याय। कह रहा है कि प्रथम हॉकी विश्व कप आयोजित की गई थी। कब किया गया था? बताइए। ये किया गया था 1971 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। कह रहा है प्रथम हॉकी विश्व कप में भारत जीत कि प्रथम हॉकी विश्व कप कब आयोजित किया गया था? 1971 में किया गया था। 1971 में। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशियाँ ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंतर्गत नहीं आता? बताइए क्या होगा? तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता में नहीं आता है लेकिन आयतन में आता है, क्षेत्रफल में आता है, चाल और वेग में आता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशियाँ के अंतर्गत नहीं आता? ज्योति तीव्रता नहीं आता लेकिन क्षेत्रफल, आयतन और चाल वेग आता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 27 कह रहा है कि वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। तो इसमें 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना। 1 और 3 सही है। क्या है? 1 और 3 सही है। इसमें कह रहा है वृत्तीय गति के संदर्भ में, तो इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा। वृत्तीय गति सदैव ही त्वरित होती है। बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ वाहन अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की ओर क्या होगा? फिसलेगा। ये और क्या है? तो 1 और 3 सही है लेकिन यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर क्या है? गलत है। 2 नंबर क्या है? तो गलत है। ये क्या है? गलत। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चाल की दिशा बहुत बदल जाती है। नहीं, बदलता नहीं है, इसलिए गलत यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 और 3 क्या है? सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है
कि अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए, कौन सा गलत है। इसमें जो है ना 28 में जो होगा, 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है। यहाँ पे विश्व का पहला तेल कुआं पीटर्सबर्ग रूस में 1869 में खोजा गया था, बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है। यहाँ पे सही क्या है, तो पेट्रोलियम को रॉक ऑयल काला सोना तथा द्रव सोना भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम को रॉक ऑयल काला सोना तथा द्रव सोना भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और सड़कों के निर्माण में कोलातार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे आइए, एक और क्या सही है, तो बायोडीजल ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ए जो है ना, ए और क्या था, बी, इसमें क्या था, ए बी और डी क्या सही है, ए बी और डी क्या सही है। आइए क्वेश्चन 29 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है, बताइए इसमें कौन सही सम्मिलित है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सागर पुलिन दिया हुआ है, यहाँ पे राज दिया, इसमें बोल रहा है कौन सा सही है। तो दीघा पुल जो है ना, ये दीघा पुलिन बोलेगा तो ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, केवल एक ही सही है। 29 का जो होगा ना आंसर नंबर ए सही है। दीघा पुलिन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। अब गोपालपुर जो है कहाँ है, गोपालपुर पुलिन बोलेगा तो बताइए कहाँ होगा, आंसर होगा तो ये जो है दीघा बोलेगा पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। गोपालपुर बोलेगा तो गोपालपुर कहाँ है, गोपालपुर उड़ीसा में, कहाँ है गोपालपुर, उड़ीसा में, इसका होगा ना उड़ीसा, ठीक है। गोपालपुर बोलेगा उड़ीसा में है। और कलांगुट बोलेगा तो कहाँ है, कलांगुट बोलेगा तो ये है गोवा में, कहाँ है, गोवा में कलांगुट। और मरीना बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो दीघा बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। गोपालपुर बोलेगा तो उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। और कलांगुट बोलेगा तो गोवा हो जाएगा, और मरीना बोलेगा तो उड़ीसा हो जाएगा, मतलब मरीना तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। मरीना बोलेगा तमिलनाडु हो जाएगा। तो सारा मिला दिए, इसमें केवल एक सही था, ठीक है। तो याद रखिए, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर गोवा, गोपालपुर हो जाएगा कहाँ, उड़ीसा, और कलांगुट हो जाएगा गोवा, और मरीना बोलेगा तमिलनाडु हो जाएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, देखिए ये जो है ना क्वेश्चन, क्या बोले सर, हाँ, मेरीना बीच है तमिलनाडु में। हाँ, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, गलत जो था, इसमें कर था ना गलत कथन, जो वापस आए क्वेश्चन 28 पे देखिए, यहाँ पे जो कर रहा था ना कि विश्व के पहला जो तेल कुआं पीटर्सबर्ग जो है ना, ये जो पीटर्सबर्ग में नहीं होगा, ठीक है, पीटर्सबर्ग रूस में नहीं था, अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में 1869 में खोजा गया था, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका होगा, क्या होगा, अमेरिका, याद रखिए, तब सही हो जाएगा, ठीक है। विश्व का पहला तेल कुआं जो था ना, वो अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में 1869 में खोजा गया था, यहाँ पे ये हो जाएगा, चारों कथन सही हो गया ना। आगे आइए, एक क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें भी कर रहा है कौन गलत है। इसमें खेल दिया हुआ है, और सम्मानित ट्रॉफी और कप दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्रिकेट का संबंध किससे है, क्रिकेट खेल का संबंध किससे है, तो रानी झांसी ट्रॉफी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। और टेबल टेनिस का संबंध किससे है, टेबल टेनिस का संबंध वर्ना बेले कप से, बिल्कुल सही है। और बास्केटबॉल का संबंध जो होकर ट्रॉफी से, ये गलत है, ये गलत है ना। बास्केटबॉल का संबंध किस ट्रॉफी से है, तो क्या हो बताइए। और गोल्फ का संबंध बोलेगा तो डनहिल कप से है, ठीक है, गोल्फ का संबंध डनहिल कप से है। और बास्केटबॉल का संबंध किस ट्रॉफी से, बताइए क्या होगा ना, ये होलकर ट्रॉफी का जो संबंध था ना, ये है ब्रिज स्पोर्ट से। किससे, ब्रिज स्पोर्ट, एक कार्ड गेम है, ब्रिज स्पोर्ट से, ठीक है, ब्रिज स्पोर्ट से, ये एक तरह का जो है ना कार्ड गेम है, ठीक है, कार्ड गेम है होलकर ट्रॉफी, तो याद रखिएगा। ये सब हो गया। तो क्रिकेट का जो है रानी झांसी ट्रॉफी सही है, और टेबल टेनिस बर्ना बेलक ट्रॉफी सही है, और गोल्फ गोला डनहिल कप बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा 31 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSA कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा, हैदराबाद में। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हैदराबाद। क्या है, हैदराबाद। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSA कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। आगे कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे गोविंद बिहारी लाल थे। कौन थे, गोविंद बिहारी लाल थे। कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, गोविंद बिहारी लाल थे। आगे कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बरिशाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, बताइए क्या होगा। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या, अश्वनी कुमार दत्त। क्या, अश्वनी कुमार दत्त। आगे कह रहा है में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, क्या होगा। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, शिक्षित हिंदू माध्यम वर्ग। क्या, शिक्षित हिंदू माध्यम वर्ग। तो कह रहा में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, तो शिक्षित हिंदू माध्यम वर्ग होगा। आगे क्वेश्चन हमारा ये 35 पे कह रहा है कि हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में किसे महासंधि विघटक की संज्ञा दी गई है, बताइए क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश सचिव। क्या है, विदेश सचिव।
तो कह रहा है कि हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को किसे महासंधि विग्रह की संज्ञा दी गई है? विदेश सचिव। क्या है? विदेश सचिव। आगे क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी? बताइए क्या होगा? तो किनका हुआ था? तो शौकत उस्मानी, हाँ शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, S.A. डांगे का हुआ था। तो कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी? तो शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, S.A. डांगे का हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि अधोलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो 37 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या होगा? बी। 2 और 3 क्या है? सही है। हाँ 2 और 3 सही है। इसमें उग्रवादियों ने अगस्त घोषणा पर प्रतिक्रिया देने के लिए अखिल भारतीय उदारवादी महासंघ की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उग्रवादियों ने अगस्त घोषणा पर प्रतिक्रिया देने के लिए अखिल भारतीय उदारवादी महासंघ की स्थापना की, सही है। और ड्यूक मोमेरेंडम अगस्त घोषणा का आधार बना, ये भी सही है। और नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही अगस्त घोषणा के विरुद्ध थे, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? बताइए किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम वंश का नहीं हुआ, कदम का नहीं हुआ, चेर, चोल और पांडे का हुआ। हाँ तो कदम का नहीं हुआ है, लेकिन चेर और पांडे का हुआ है। चेर, चोल, पांडे का हुआ, कदम का नहीं हुआ। तो कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो कदम का नहीं हुआ, चेल, पांडे और चोल का हुआ है। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसमें कह रहा है इसमें सब सही है ना। 39 का आंसर डी होगा। क्या होगा? 39 का डी होगा। सभी कथन क्या है? सही है। वेदिका क्या था? बताइए वेदिका बोलेगा तो इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए हुआ था। ठीक है, हाँ वेदिका जो था ना इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए था, बिल्कुल सही है। और मेधी बोलेगा तो क्या है? स्तूप की मुख्य हिस्सा था। क्या था? स्तूप का हिस्सा था। और हर्मिका बोलेगा तो स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए था। और छत्र बोलेगा तो धार्मिक चिन्ह का प्रतीक था। ठीक है, तो स्तूप के बारे में दिया। वेदिका जो है इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए हुआ था, वेदिका का निर्माण। अब मेधी जो था स्तूप का मुख्य हिस्सा है। और हर्मिका बोलेगा स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए है। और छत्र बोलेगा तो धार्मिक चिन्ह का प्रतीक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे कर रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। बताइए कहाँ से? बिहार से। क्या होगा? बिहार से। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर है। 40 का बिहार से होगा। करें उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो बिहार से। कहाँ से? बिहार से। क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि मुर्शिद कुली एवं मुल्ता था, एक क्या था? बताइए मुर्शिद कुली एवं मुल्ता था। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 41 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। क्या? दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। तो कह रहा है कि मुर्शिद कुली एवं मुल्ता था एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताइए इसमें गलत कौन है? गलत कौन है? हाँ डी नंबर गलत है। लॉर्ड लिटन जो है ना, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, गलत है। किसके समय हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना? बताइए प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध का जो प्रारंभ होना था उसमें गवर्नर कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड था। यहाँ पे लॉर्ड लिटन नहीं होगा, लॉर्ड ऑकलैंड होगा। क्या होगा? ऑकलैंड होगा। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड होगा, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का जो प्रारंभ होना था उसमें गवर्नर था ऑकलैंड था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच हुआ था। और देखिए इधर ऊपर देखिए, ऊपर सारा सही है। लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ना, गवर्नर के समय अवध का विलीनीकरण हुआ था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलीनीकरण हुआ था, बिल्कुल सही है। और लॉर्ड डफरिन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही, 1882 में, बिल्कुल सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के गवर्नर के समय चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी हुआ था इसी के समय। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का बोलेगा प्रारंभ होना लॉर्ड लिटन व लॉर्ड ऑकलैंड होगा। ठीक है, ये युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो बताइए क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बख्त खां। क्या है? बख्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके मांग पर ब्रिटेन सरकार ने भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलवी आयोग का गठन किया? तो क्या होगा? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उदारवादियों के।
कह रहा है किसके मांग पर ब्रिटेन सरकार ने भारतीयों व्यय की समीक्षा हेतु वेलवी आयोग का गठन किया? उदारवादियों के। आगे कह रहा है कि नवंबर 1923 ईस्वी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में कहाँ स्वराज पार्टी का स्पष्ट रूप से बहुमत मिला था? क्या होगा? मध्य प्रांत। तो ये हुआ था मध्य प्रांत में मिला था। कहाँ मिला था? मध्य प्रांत में। तो कह रहा है कि नवंबर 1923 ईस्वी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में कहाँ पर स्वराज पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत मिला था? तो मध्य प्रांत में मिला था। कहाँ मिला था? मध्य प्रांत में मिला था। आगे कह रहा है द रिलीजन ऑफ जावा। द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिफर्ड गिटर्ज। क्या है? क्लिफर्ड गिटर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यही कह रहा है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जानते थे? बताइए क्या होगा? मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे, क्या होगा? सरकार ना, सरकार। 47 का डी होगा, सरकार। कह रहा है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जानते थे? सरकार के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कह रहा है औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी उपाधि प्रदान की है? बताइए क्या होगा? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहां आ रहा। क्या है? जहां आ रहा। कह रहा है औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी उपाधि प्रदान की? तो जहां आ रहा। आगे क्वेश्चन 49 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या सर? जहां आ रहा। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? बताइए किससे किया था? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी से। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी से। 49 का ऑप्शन नंबर बी हो, अलाउद्दीन खिलजी से। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से जो है भेंट करने से इनकार कर दिया था कौन? निजामुद्दीन औलिया किया था। आगे क्वेश्चन 50 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला शासक रुद्रमा देवी सम्मानित है? बताइए। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काकतीय वंश। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला शासक रुद्रमा देवी से सम्मानित है? तो काकतीय। नेक्स्ट है थम्बाथोइबी डैश एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला के रूप में है। बताइए कहाँ का है? थम्बाथोइबी बोलेगा तो मणिपुर का है। क्या है? मणिपुर का है। थम्बाथोइबी मणिपुर का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है। आगे क्वेश्चन 52 पे कह रहा है कौन सा समुदाय नवरोज या नवरोज त्यौहार का नव वर्ष के रूप में मनाते हैं? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारसी। क्या है? पारसी। कौन सा समुदाय नवरोज या नवरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाते हैं? तो पारसी। आगे कह रहा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो क्या हो? कुचिपुड़ी बोलेगा तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का संगीत से है। क्या है? कर्नाटक संगीत से है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से है। आगे कह रहा हिम घाव एलेवास निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपदा है? तो क्या होगा? 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थलीय। क्या है? स्थलीय। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल आंदोलन का उदाहरण क्या है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजाति। सॉरी। हाँ, दोनों होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर ए भी दोनों होगा। हाँ, सही बात है। कह रहा है श्रीलंका में तमिल आंदोलन का उदाहरण क्या है? स्वजातीय आंदोलन भी है और क्या है? क्षेत्रीय आंदोलन, दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में 56 का रहा है कि एक अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए। एक अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम है। हाँ, पेट्रोलियम। और नवनीकृत मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या? समाप्त हो जाने वाला ऊर्जा है। अच्छा, समाप्त हो जाएगा। अनवनीकृत मतलब समाप्त हो जाने वाला ऊर्जा है ना। हाँ, समाप्त हो जाने वाला है। और नवनीकृत देगा तो वो समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। वो इसका समाप्त कभी नहीं होगा। हाँ, सही बोले। अनवनीकृत मतलब होता है समाप्त होने वाला ऊर्जा। इसमें अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम, लेकिन सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस है नवनीकृत ऊर्जा का है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। इसमें कह रहे हो उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? बताइए कौन सही है? तो देखिए, दो युग है इसमें देखिए ना, आर्द्रभूमि झील दिया हुआ, अवस्थान दिया हुआ। होकेरा भूमि कहाँ है? बताइए। होकेरा भूमि बोलेगा तो होकेरा भूमि कहाँ है? कि इसमें कौन सा युग्म विचार कीजिए। इसमें कौन सा करा सही गुण सम्मिलित है? इसमें दो ही सही है। ठीक है सर, इसमें दो युग्म क्या है? सही है। देखिए, आर्द्रभूमि दिया हुआ, झील दिया हुआ, अवस्थान दिया हुआ। यहाँ पे होकेरा भूमि जो है ना, पंजाब नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो? कश्मीर घाटी में है। कहाँ है? कश्मीर घाटी में, याद रखिएगा। ये कहाँ है? कश्मीर घाटी में है। होकेरा भूमि कहाँ है? कश्मीर घाटी में है। और रेणुका भूमि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है। रेणुका भूमि जो है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है। और रुद्र सागर झील जो है ना, त्रिपुरा में। बिल्कुल सही है। कहाँ है? त्रिपुरा में। बिल्कुल सही है। और सस्थम कोट्टा जो है झील है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में नहीं होगा। कहाँ होगा? केरल में होगा। कहाँ होगा? केरल, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
ये हो जाएगा केरल। तो होकेरा भूमि हो जाएगा कश्मीर घाटी, रेणुका भूमि हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर झील हो जाएगा त्रिपुरा, और सस्थामा कोट्टा झील बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु नहीं केरल हो जाएगा। तो ये जो था ना ये था क्या था, 1 नंबर और 4 नंबर गलत था, इसमें 2 ही सही था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 58 पे आइए। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 400 किलोमीटर। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 400 किलोमीटर। क्या है, 400 किलोमीटर। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितनी सतह पे ऊंचाई पे स्थित है, तो 400 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस, बताइए कौन सा एक इनपुट डिवाइस, में इनपुट कुछ डालते हैं तो आउटपुट मिलता है, बताइए कौन इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो क्या है, इनपुट डिवाइस है ना, स्पीकर क्या आवाज़ बाहर निकलता है, आउटपुट है। कुछ तरीका है क्या है? देखिए सर, इसमें क्या है ना, बस इस सिंपल याद रखिए, जिसमें हम किसी चीज़ को इनपुट करेंगे, जैसे स्कैनर में क्या करता है, स्कैनर से मतलब बाहर निकालते हैं ना, वो स्कैन कर लेता है, कोई सी चीज़ को क्या करते हैं हम पेज रखते हैं, उसमें क्या करता है स्कैन करता है ना, तो उसके अंदर जा रहा है, मतलब स्कैन करना देना। तो स्कैनर मतलब वो ले रहा है, स्पीकर मतलब क्या हुआ, बाहर आवाज़ करता है, और मोनीटर मतलब क्या होता है, मोनीटर मतलब देखते नहीं जो कंप्यूटर होता है उसका जो मोनीटर होता है शीशा, वो दिखाता है ना कि कौन सा इन्फॉर्मेशन क्या है, तो दिखा रहा है। और प्रोजेक्टर मतलब क्या होता है, दिखाना होता है। तो भी क्या है, एक तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर क्या है, तो स्कैनर स्कैन करता है, तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। थोड़ा मेरा मतलब मेरे से अंदर जा रहा है, किसी चीज़ को हम किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे किसी मतलब फोटो कॉपी करवाना। मतलब देखिए स्कैनर इन मतलब होता है अंदर, इसके अंदर जाकर स्कैन करता है। हाँ, इतना यार कि सिंपल याद रखें, जो भी चीज़ हम किसी चीज़ को इनपुट करेंगे कंप्यूटर में, जो भी चीज़ मतलब किसी चीज़ को दे रहे हैं, वो स्कैन मतलब इनपुट हो गया, और आउटपुट मतलब होता है बाहर करना, आउट मतलब होता है बाहर करना, किसी चीज़ को बाहर कर रहा है। जो मतलब अंदर से ऑटोमेटिक बाहर हुआ रहा है। अब देखिए होता है ना, गेम खेलने वाला होता है ना, गेम खेलने वाला माउस होता है, वो क्या होता है, वो इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, गेम जो जिससे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ना, जो हम देखते हैं बच्चा लोग खेलता है, तो क्या, तो वो इनपुट डिवाइस है। लेकिन वहाँ पे बात करेगा कि आउटपुट बोलेगा, तो देखिए आउटपुट, देखिए सुनिए सर, देखिए सर हेडफोन, देखिए सर हेडफोन क्या है, सुनिए सर, हेडफोन कोई आउटपुट डिवाइस, हेडफोन बोले आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर बोलेगा तो आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड बोलेगा तो आउटपुट, प्रिंटर बोलेगा तो आउटपुट डिवाइस, प्रिंट मतलब बाहर करता है ना किसी चीज़ को लेने के बाद, स्कैन करता है, तभी तो स्कैनर यहाँ पे क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। लेकिन वहाँ पे प्रिंटर क्या आउटपुट करता है, तो क्या वो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर, स्पीकर, वीडियो कार्ड, ये सब क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। ये सब कितने, तो आउटपुट डिवाइस है। चलिए आएगा भैया, क्वेश्चन जब सेट आएगा तो अपने समझ में आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, तो क्या होगा। मुख्य मेमोरी पर। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मुख्य मेमोरी पे। क्या होगा, मुख्य मेमोरी पे। तो कह रहा है कि जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, तो मुख्य मेमोरी पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, मुख्य मेमोरी पे। क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, बताइए कौन सा है, बताइए। कलकत्ता उच्च न्यायालय है। बताइए कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, कब हुआ था स्थापना। 1862 में हुआ था। बॉम्बे, कलकत्ता और ये इसका कलकत्ता, मद्रास, बम्बई 1862 में। हाँ सही है। और यहाँ इलाहाबाद के रहेगा ना तो 1866। सही है। चलिए आगे 1916। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है किस राज्य सरकार ने भारत का प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा जो है ना, एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तैयार किया है, बताइए किसने तैयार किया है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु है। क्या, तमिलनाडु। तो कह रहा है किस राज्य सरकार ने भारत का प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा तैयार किया है, तमिलनाडु किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 कह रहा है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में। नेक्स्ट कह रहा है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बताइए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 64 का डी, तन्वी शाह। क्या है, तन्वी शाह। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी बताइए। सबसे लंबी नदी बोलेगा तो गंगा है, गंगा है। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा का जनक, बोलिए लंबाई कितना है इसका? गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर होगा। 25 है। हाँ, चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, बताइए भारतीय सिनेमा का जनक। दादा साहेब फाल्के को, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश
को भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जानते हैं? किसको जानते हैं बताइए? कुर्ग। हाँ, कुर्ग को जो है ना, कुर्ग को जो है भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जानते हैं। हाँ, कर्नाटक कुर्ग जिला है। हाँ, सही बात है, कर्नाटक कुर्ग जिला जो है भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद। हाँ, भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद। अच्छा बताइए इसको मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है भारत का? अहमदाबाद को क्यों कहा जाता है, हाँ। क्या कारण है? बताइए। इसीलिए बोलेंगे ना, मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है कि मतलब वहाँ पे, सही बोले, कपड़ा उद्योग बहुत लोकप्रिय है। यह नाम मैनचेस्टर और अहमदाबाद के कपड़ा उद्योग के बीच समानता कारण दिया गया है। हाँ, सही बोले। वो गलत बोल रहे हैं। हाँ, सही है। हाँ, और बताया कि भारत का इथोपिया किस राज्य को कहा जाता है? भारत का इथोपिया, भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को बोलते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद को बोलते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं बताइए? उत्तर भारत का बोलेगा तो कानपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। नहीं, पता तो रहना चाहिए इसको क्यों बोलता है। हाँ, स्कॉटलैंड क्यों बोलता है? भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कानपुर, ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो, दक्षिण का बोलेगा तो कोयम्बटूर को बोलते हैं, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद, उत्तर भारत का बोलेगा तो कानपुर, और दक्षिण भारत का बोलेगा तो कोयम्बटूर को कहते हैं, ठीक है। आए क्वेश्चन 69 पे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? बताइए, कौन सा राज्य है? गोवा है। क्या है? गोवा है, ठीक है। आगे यही क्वेश्चन 70 पे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? बताइए। केरल में। हाँ, तो 70 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 70 का? तो सी होगा, केरल में है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। आए क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? बताइए, क्या होगा? तो बॉक्साइट का है। किसका है? बॉक्साइट का है। तो कह रहा है कि छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? तो बॉक्साइट का है। किसका है? बॉक्साइट का, याद रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? बताइए, सबको पता है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, माता का बेतवा, ठीक है। माता का बोले बेतवा नदी पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी डैश के रूप में जानते हैं? किस रूप में जानते हैं? बताइए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। हाँ, पुरानी को बोलेंगे तो बांगर, नई को बोलेंगे तो खादर। ये क्वेश्चन जो है ना, बिहार एसआई एग्जाम में 2023 में पीटी एग्जाम में सेकंड और फर्स्ट में दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक में पूछा था पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, नहीं, नई मिट्टी को खादर कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, बिहार एसआई का एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन। एक फर्स्ट में पूछा था शिफ्ट में, एक सेकंड में पूछा था। पहला क्वेश्चन आई 74 पे कह रहा है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, कि क्या कारण है? बताइए। हाँ, तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं पर पार नहीं करती है, जिससे कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती, इसी कारण है, ठीक है। तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिससे कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? बताइए। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो कह रहा है निश्चित वाहिकाओं में माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र कहते हैं। आगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश और उसकी राजधानी इनमें से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, इसमें गलत कौन है? बताइए, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? बताइए, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ये जो है ना, ये गलत है। ये जो है ना, गलत है, बिस्केक नहीं होगा, ठीक है। इसका जो है कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये क्या होगा? कजाकिस्तान का अस्ताना होगा। क्या होगा? अस्ताना। इसका राजधानी अस्ताना है, ठीक है, अस्ताना, याद रखिएगा। रिसेंटली याद पता नहीं है सर। और बिस्केक किसका राजधानी है? तो बिस्केक किसका है? किर्गिस्तान का बोलेगा तो बिस्केक। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिस्केक। किर्गिस्तान का बोलेगा तो बिस्केक है, याद रखिए, किर्गिस्तान का बिस्केक। और लीबिया का राजधानी कहाँ है? तो त्रिपोली, सही है, कि लीबिया का त्रिपोली सही है। बहामास का राजधानी कहाँ है? नासाउ, सही है। और बेल्जियम का बोलेगा तो कहाँ है? ब्रुसेल्स, सही है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, बिस्केक बोलेगा किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है, लीबिया का त्रिपोली है, बहामास का नासाउ है, बेल्जियम का ब्रुसेल्स है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 77 पे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जल का निम्न लवणता
किसके कारण होती है बताइए, क्या होगा? नदी के जल के अंतःस्रावन के हाँ, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नदी के जल के अंतःस्रावन के कारण। तो कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है? तो नदी के जल के अंतःस्रावन के कारण होता है। तो बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता नदी के जल के अंतःस्रावन के कारण होती है। आई क्वेश्चन 78 पे आई कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का घटक नहीं है बताइए? इसमें कौन क्लोरीन का घटक नहीं है? तो कैल्शियम नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का घटक क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो कैल्शियम नहीं है, लेकिन कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन है। आइए क्वेश्चन 79 पे कह रहा है एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव तापमान है कितना है बताइए? कितना है? तो इसका 310 केल्विन होगा। क्या होगा? 310 केल्विन। हाँ, डी आंसर है। कह रहा है एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव तापमान कितना है? 310 केल्विन है। आइए क्वेश्चन 80 पे कह रहा है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है बताइए, क्या होगा? तो ये संक्रमित करता है मस्तिष्क को करता है। किसको करता है? मस्तिष्क को करता है। तो कह रहा है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो मस्तिष्क को करता है। आइए क्वेश्चन 81 कह रहा है निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? खमीर को। किसको कहते हैं? खमीर को। खमीर को। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? खमीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन निर्वाह कृषि। क्या है? प्राचीन निर्वाह कृषि। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? तो प्राचीन निर्वाह कृषि है। आइए क्वेश्चन 83 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है बताइए? कार्बनिक अम्ल बोलेगा तो कौन सा है? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टिक अम्ल है। क्या है? एस्टिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो एस्टिक अम्ल। क्या है? एस्टिक अम्ल। नेक्स्ट 84 कह रहा है कि निम्न में से किस गैस का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है बताइए? इसका उपयोग जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में करते हैं। तो प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कह रहा है निम्न में से किस गैस का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए इसमें जो है ना देखिए मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए बताइए भू प्रॉपर्टी में तत्व दिया हुआ है और भू प्रॉपर्टी में कुल परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी इसमें जो है ना 1 मिनट। हाँ, तो आइए मिलाते हैं। देखिए इसका जो है ना मिलाते हैं, बताइएगा कि परसेंट दिया हुआ है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है बताइए? ऑक्सीजन का बोलेगा तो ऑक्सीजन में कितना परसेंट होता है बताइए? 47% होता है ना ऑक्सीजन में? 47%। हाँ, 47% होता है। और सिलिकॉन बोलेगा कितना? सिलिकॉन में 28%। सिलिकॉन बोलेगा तो 28% होता है। एल्यूमिनियम बोलेगा तो कितना परसेंट होता है? एल्यूमिनियम में 8%। और आयरन में बोलेगा तो 5% होता है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन बोलेगा तो 47%, सिलिकॉन में बोलेगा तो कितना परसेंट होता है? सिलिकॉन में तो 28%, एल्यूमिनियम में बोलेगा तो 8%, आयरन में बोलेगा तो 5%। क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है इनमें से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है बताइए? कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है बताइए? तो जूल का नियम जो है ना गैस से संबंधित नहीं है। क्या है? किससे संबंधित बताइए जूल का नियम? किसे? उष्मा से। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस संबंधित नहीं? तो जूल का नियम नहीं है, लेकिन बॉयल का नियम गैस संबंधित है, अवोगाड्रो का नियम गैस संबंधित है, चार्ल्स का नियम जो है गैस संबंधित है। तो बॉयल का नियम, अवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम गैस संबंधित है। आइए क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है बताइए? किसके बीच होता है? तो ये हो जाएगा इसका किसके बीच होता है? तो ठोस के बीच। क्या? ठोस। ठोस इसका राइट आंसर होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ठोस के अणुओं के बीच जो है ना आकर्षण बल अधिकतम होता है। आगे 88 पे कह निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है बताइए? किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन के बीच जो है ना शून्य आवेश होता है। न्यूट्रॉन कण पे जो है शून्य आवेश होता है। आगे कह रहा है किसी गतिमान कण से संबंध द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। किस पर बताइए? किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पे नहीं करता है, लेकिन वेग पे करता है, आवेश पे करता है, संवेग पे करता है। तो कह रहा था किसी गतिमान कण से संबंध द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो क्या है? तो द्रव्यमान पे नहीं करता है, लेकिन आवेश पर, वेग पर, संवेग पे करता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे क्वेश्चन 90 कह रहा है कि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक वृद्धि को क्या कहा जाता है? एक कहते हैं आर्थिक समृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की में दीर्घ अवधि तक वृद्धि को क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं।
आगे क्वेश्चन 91 कर रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है? बताइए किस पंचवर्षीय योजना में रहा है? तो ये रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक था? बताइए तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 61 से 66 तक था तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा है? तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक रहा था। आगे का ये क्वेश्चन 92 पे कर रहा है, बिटकॉइन कर रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? बताइए। ये किया था सातोशी नाकामोतो किया है। कौन? सातोशी नाकामोतो। बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया? सातोशी नाकामोतो। आगे 93 कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? बताइए। ये हुआ था गोरेवाला समिति। क्या? गोरेवाला समिति। तो कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पे हुआ था? गोरेवाला समिति। आगे 94 पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। सबको पता है मुंबई में स्थित है। हाँ, भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में परमाणु परिणामोन्मुख कह रहा है कि भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? बताइए। ये किया गया था 2005 में। क्या? 2005 में किया गया। ये नंबर आंसर होगा। कह रहा है भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO का स्थापना कब हुई थी? बताइए। इसका स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1996 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन SCO का स्थापना कब हुआ? 1996 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? बताइए। इसका होगा रांची में। कहाँ है? रांची में। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ से? रांची में। नेक्स्ट कह रहा है बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित की गई है? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। तो कह रहा है बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित किया गया था? पटना में। नेक्स्ट है बिहार में घोंघा झील स्थित है। बताइए कहाँ, किस जिला में स्थित है? बिहार में घोंघा झील, कटिहार में है घोंघा। हाँ, घोंघा झील कहाँ है? तो कटिहार में। घोंघा झील कहाँ है? कटिहार में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का रहा है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बताइए। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो ये है जीवनदायी है। क्या है? जीवनदायी है। तो बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी है। तो 100 क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। ये सेट नंबर कितना, टेस्ट नंबर कितना था? 13 था। सेट नंबर 13 था। सेट नंबर 13 पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी इसके पहले 12 सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी सेट नंबर 14 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।